प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा पे करेंगे चर्चा, संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी तैयारियां पूरी की गई। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद देहरादून बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम किया गया आयोजित। मौके पर सीएम धामी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा यह सरकार झूठे वादों पर टिकी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद मसूरी में भी मनाया गया जीत का जश्न। मौके पर मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, महासचिव और कुशाल राणा उपस्थित रहे। विधानसभा के 18 फरवरी से प्रारंभ होने वाले बजट सत्र में सरकार साल 2025-26 का बजट करेगी प्रस्तुत। बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। 38वें नेशनल गेम्स के 11वें दिन हरियाणा ने शानदार खेल दिखाते हुए 46-16 से दर्ज की जीत। हिमाचल ने एक तरफा मुकाबले में 45-06 से जीत हासिल की। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान 23-22 से जीती। हल्द्वानी में गौला नदी से हो रहे अवैध खनन पर वन विभाग की सख्ती से खनन माफियाओं में हड़कंप। अवैध खनन रोकने के लिए वन विभाग की 3 टीमें लगातार कर रही निगरानी। रुद्रपुर के गांधी पार्क में नवनिर्वाचित मेयर विकास शर्मा और पार्षदों ने ली शपथ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। सितारगंज नगर पालिका परिषद बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखदेव सिंह और सभी 13 वार्डों के सभासदों को एसडीएम रविंद्र कुमार जुबाठा ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने खेलो उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए नए रास्ते खोले। खेल स्पर्धाओं के लिए की गई सुविधाओं का भविष्य में भी फायदा मिलेगा। राजधानी देहरादून में नदियों और सभी नालों की सफाई को लेकर विभाग सतर्क। शहर में सफाई को लेकर चलाया जाएगा खास अभियान। 46 से ज्यादा नदी नालों की होगी साफ सफाई। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त है अपना उत्तराखंड का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी पुष्कर सिंह धामी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। देखिए, इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र में उत्तराखंड मंडपम का वो दौरा करते भी दिखाई दिए और महाकुंभ नगर का निरीक्षण भी उन्होंने किया। सीएम धामी ने संगम में डुबकी लगाई, साधु संतों का आशीर्वाद दिया और इस मौके पर विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक उपस्थिति को मजबूती देने का संदेश भी दिया। सीएम धामी ने इस दौरे में कहा कि उत्तराखंड और प्रयागराज के बीच में धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ किया है। उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र की हुई व्यवस्थाओं की भी सराहना की और राज्य के विकास कार्यों पर भी चर्चा की। इस दौरे के दौरान सीएम ने महाकुंभ नगर में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का भी जायजा लिया और प्रशासन से इन व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने की अपील की। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। बता आपको ये भी दें कि ये दौरा उत्तराखंड के लिए एक अहम पहल भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का उद्देश्य राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूती से प्रस्तुत करना है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और क्योंकि सभी हमारे जो सनातनी हैं सबके लिए एक शुभ अवसर है कि उनके जीवन काल में यह अवसर आया है कि महाकुंभ हो रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, माँ गंगा से, यमुना से, सरस्वती से, देवभूमि की तरक्की हो, हमारे देश की तरक्की हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प है वो संकल्प पूरा हो। भारत फिर से विश्व गुरु बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई। सीएम धामी ने कहा कि पिछले राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में यानी पॉइंट टेबल में हम काफी पीछे थे, लेकिन इस बार हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय खेलों के लिए कई स्पर्धाओं के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वह उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए भविष्य में भी काफी फायदेमंद होगा। सीएम धामी ने कहा कि अभी सभी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और आने वाले दिनों में
और बेहतर प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी करेंगे, पदक तालिका में हम और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है और 14 फरवरी को खेलों का समापन होना है। उत्तराखंड 62 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। 14 गोल्ड मेडल, 22 सिल्वर मेडल और 26 कांस्य पदक जीते उत्तराखंड ने, जबकि अभी 5 दिनों तक कई और प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक भी है और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जहां पिछले राष्ट्रीय खेलों में हम पदक तालिका में पीछे थे, इस बार हम पदक तालिका में काफ़ी आगे आ गए हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी देवभूमि, वीर भूमि, अब खेल भूमि के रूप में भी हम जो है स्थापित होंगे और हमारे नौनिहाल बच्चे, युवा, छात्र, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर जो हमारे इस राष्ट्रीय खेलों के लिए बने हैं वो उनके हर प्रकार के खेलों के विकास में काम आएंगे, उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आएंगे, खेल की गतिविधियों को संचालित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से ये एक अच्छा हमारे खिलाड़ियों के बढ़ेंगे आगे। बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और देहरादून में आयोजित वर्कशॉप में इन चुनावों को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की गई। देखिए, पार्टी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 पर्यवेक्षक भेजेगी जो मंडल अध्यक्षों के नामों की सिफारिश करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार 15 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 25 फरवरी तक जिला अध्यक्षों के नाम तय हो जाएंगे और इसके लिए भी जिलों में पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा। प्रक्रिया बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, आगामी चुनाव के लिए सशक्त तैयारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संगठन पर्व चल रहा है हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर। स्थानीय निकाय के चुनाव के कारण हमने संगठन पर्व की प्रक्रिया को स्थगित किया था और आज से हम पुनः इस पर्व को का द्वितीय चरण प्रारंभ कर रहे हैं। बूथ तक की कार्य गठन हो चुका है। अब हम लोग मंडल और जिला संगठन की तैयारी की दृष्टि से ये कार्यशाला कर रहे हैं। आज की कार्यशाला में हमारे चुनाव के राष्ट्रीय हमारे पर्यवेक्षक हैं वो आने वाले हैं, हमारे सह प्रभारी रेखा वर्मा जी आने वाली है और हमारा प्रयास है कि ब्रह्म माता का अपने जिला तक का जो इकाई अध्यक्ष है उसकी घोषणा कर रहे हैं। उधर हल्द्वानी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को होना है। ये कार्यक्रम गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। देखिए, इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अमित शाह दोपहर करीब 3:45 पर आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से वो स्टेडियम जाएंगे। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। शहर में भाजपा कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को उनके द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं। कार्यक्रम के लिए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के जो निजाम है वो शुरू कर दिए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और खेल की दिशा में भी खेल यहाँ आयोजित हुए उसमें हमने देखा कि सभी जगह वे खेल, चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, सभी जगह खेलों की एक छत तरीके से कार्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से हुए। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ अपने राज्य की सरकार को, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन था। इस दिशा में जो खेल का आगाज देहरादून में हुआ था, इसी के साथ साथ एक भव्य और दिव्य समापन समारोह इस बार हल्द्वानी में होने जा रहा है। इसकी यशस्वी आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी 14 तारीख को समापन समारोह में रहेंगे। उस समारोह को ऐतिहासिक बनाने की ओर को हम प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस प्रदेश के सभी युवा, सभी यहाँ के खिलाड़ी, सभी यहाँ के राजनीतिक दल समापन की ओर को ले जाएं। इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और हम आज प्रेस के माध्यम से भी ये आग्रह करते हैं सब लोगों से कि जो आगामी 14 तारीख को अमित शाह जी का कार्यक्रम है उसके दौरान उसके मध्य से सारी जनता उत्साहित होकर के पूरे उत्साह से उस कार्यक्रम को बढ़ेंगे आगे अगली खबर की तरफ। देखिए, बागेश्वर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की सख्ती दिखाई दी। देखिए, इस क्रम में कोतवाली बागेश्वर पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि पहला मामला कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने नगर के नुमाइश खेत मिशान स्कूल के सामने से बरेली एक निवासी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 किलो 296 ग्राम चरस बरामद की गई। दूसरा मामला जो एसओजी टीम ने इसमें मंडलेसर बाईपास तिराहे से बानरी एक निवासी को 6.60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया।
एसपी ने बताया कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और पुलिस व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है ताकि नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में बागेश्वर पुलिस की एसओजी की टीम को कल एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 1.296 केजी चरस के साथ, अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को एसओजी की टीम ने बागेश्वर थाना क्षेत्रांतर्गत, कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम इसमें राजू गुप्ता है। ये थाना भमोरा, जिला बरेली का निवासी है और इसके कब्जे से लगभग 1.296 केजी चरस बरामद की है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। एक अच्छी सफलता टीम ने प्राप्त की है। कोतवाली बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है आज एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें 6.6 अवैध स्मैक हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को टीम ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम है सुनील कुमार लोहिया। ये यहीं बानरी मंडल से कोतवाली बागेश्वर का निवासी है और इसमें पूरी टीम में एसएचओ कोतवाल साहब हमारे कैलाश सिंह नेगी, इसके अलावा अंबादत्त, सुरेश आर्य और नरेंद्र गोस्वामी, ये पूरी टीम ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है और लगातार हम नशे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो एक ही दिन में ये 2 मुकदमे हमने किए हैं और आगे भी ये कार्रवाई बागेश्वर पुलिस द्वारा लगातार जारी रहेगी। ये दोनों कार्रवाई के लिए मैं एसओजी की टीम को और कोतवाली पुलिस की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं। इनका पूरा संवाद का कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। लेकिन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि छात्रों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के तनाव को कम किए जाने का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 3 लाख छात्रों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। बचे और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के दौरान बच्चों में जो तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं उनको कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से दृष्टि होती है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जब परीक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उस समय बच्चे जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो उससे कैसे बचे और कैसे ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन कर पाएँ, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चे को तनाव प्रबंधन की एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है कि वो अपना तनाव प्रबंधन कर सकें। निश्चित रूप से पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग 3 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है और हमारे 2 बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए थे। लड़की हमारी कुमारी बंशिका राजकीय इंटर कॉलेज मूनाकोट से है, पिथौरागढ़ से। तो उस बच्चे का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा के लिए चयन हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चे के लिए बहुत ही गर्वपूर्ण क्षण है और हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा बच्चा, इंटर कॉलेज का बच्चा, गवर्नमेंट का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भी देखने को मिला। इस मौके पर भाजपा मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। सीएम धामी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार झूठे वादों पर टिकी हुई थी और जनता को ठगने का ये लोग काम कर रहे थे, इसलिए इस बार दिल्ली के लोगों ने इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में शानदार काम हो रहा है और उनकी नीतियों से जनता प्रभावित है। धामी ने दावा किया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की बची हुई सीटें भी खत्म हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता का समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। देखिए, पिक्चर पैलेस चौक पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े और कुछ इस अंदाज में जश्न मनाया। इस मौके पर मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, महासचिव कुशाल राणा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की नीतियों को नकार दिया और विकास के लिए बीजेपी को चुना। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और दिल्ली के लोग भी अब विकास चाहते हैं। इस जीत के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य नेताओं को भी श्रेय दिया गया। हम दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी, जो उनके काम करने की शैली है, जनता के बीच हमेशा रहना, जनहित उनके लिए सर्वोपरि है। जनता का विश्वास
हमेशा जीतते रहें। दिल्ली की जनता ने भी इस समय मोदी जी पे विश्वास करके दिल्ली में भाजपा को अपार सफलता दिलाई, इसलिए हम दिल्ली की जनता का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद करते हैं। और साथ में यूपी में की जो मिर्जापुर सीट जीती है उसके लिए योगी जी का भी बहुत आभार और वहाँ की जनता का धन्यवाद है। बिल्कुल जो होता था कि काम करने नहीं देते, काम करने नाचना जाने आंगन टेढ़ा काम अपने आप नहीं करना और फिर सिर्फ सगुबात बोलना कि काम करने नहीं दे रहे। बजट लगा दे ठिकाने, दारू की बोतल फ्री दे दी, लेकिन जनता का कोई काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को वहाँ का बिगाड़ा ही है, अच्छे काम कुछ नहीं किए। इसलिए जनता, दिल्ली की जनता ने दुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जता के, मोदी जी के पास विश्वास जता के विकास के लिए, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपना मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर में पहुंचे थे, जहां वे अपनी भतीजी की शादी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया, गांव के कई स्थानों का भ्रमण भी किया। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान राज्य सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। योगी आदित्यनाथ ने अपने स्कूल समेत अन्य स्थानों का भी दौरा किया। लोक गायक सौरभ मैथानी, जिन्होंने इस अवसर पर मंगल गीत प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री ने यह गीत सुना तो वे ठहर गए और अपने बचपन की यादों में खो गए। उन्होंने मैथानी और उनकी टीम को आशीर्वाद दिया और अपने पास बिठाया। सौरभ मैथानी ने बताया कि उन्होंने अपनी आगामी शादी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शादी में शामिल होने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड से मेरा गहरा लगाव है। ये वो धरती है जिसने मुझे जन्म दिया है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। बता रहे थे। नमस्कार, मैं सौरभ मैठानी और आज बड़ा हर्षोल्लास के साथ मन प्रफुल्लित है, क्योंकि एक ऐसे गांव में हूं जहां से उत्तराखंड का वास्तविक गौरव आता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान से भी अधिक है, जितना मुझे नॉलेज है। 24 करोड़ से अधिक वाले प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ से अधिक है, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस गांव पंचूर गांव के आदरणीय परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, उनके गांव में उनकी भतीजी के वैवाहिक संस्कार में मांगल गीतों के साथ अपनी टीम लेकर आया हूं। और आज इतना खुश हूं जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये मांगल गीत सुने तो वो उस जगह पर ठहर गए और उन्हीं बचपन की यादों में, उसी खेत खलिहान में जहां वो खेलते थे, उन्हीं यादों में वो चले गए और हमारी पूरी टीम को बुलाकर उन्होंने जो शुभकामनाएं दी, मुझे बधाई दी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि एक ऐसे तेजस्वी व्यक्ति ने हमारे सर पे आशीष रखा है। और हमारे सर पे ही नहीं, इस पौराणिक संस्कृति, जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है मांगल गीतों की, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने ये हाथ रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पूरे बिष्ट परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपने युवाओं को, अपने उत्तराखंडी समाज को भी एक निवेदन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मांगल गीत जो हैं, मैं भी और मेरे जैसे तमाम समूह, तमाम सांस्कृतिक टीमें इन मांगल गीतों को संरक्षण करने के लिए कार्य कर रही हैं। आप सभी भी, हमारे पहाड़ी समाज, मांगल गीत का बहुत कोई बड़ा बजट नहीं होता है, पर जब भी अगर आप इस योग्य हैं और आपको अपनी संस्कृति से प्रेम है तो आप जरूर अपने वैवाहिक कार्यक्रमों में, मुंडन कार्यक्रमों में, जहाँ जहाँ मांगल गीत हो सकते हैं, किसी स्वागत कार्यक्रम में, स्कूल के वार्षिक उत्सव में या कभी भी कोई सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, वहाँ मांगल गीतों को जरूर प्रमोट करें। वो विधानसभा के 18 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहे बजट सत्र में सरकार 20 फरवरी को साल 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेगी। देखिए, बजट का आकार 1 लाख करोड़ से अधिक के रहने की संभावनाएं हैं। विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की अधिसूचना भी जारी कर दी है। सभी विधायकों को पत्र भेजे गए हैं। उसकी सूचना देने के साथ ही सत्र के लिए प्रस्तावित अंतरिम कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई है। इसके मुताबिक सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को कई अध्यादेश सदन के पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण होगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट प्रस्ताव पर भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। 21 फरवरी को बजट पर चर्चा और विभागवार अनुवादन की मांगों का प्रस्तुतिकरण भी होगा। 22 और 23 फरवरी को अवकाश रहेगा। 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री खरे ने कहा कि हमारी सरकार का बजट मातृशक्ति, युवा, वरिष्ठ जनों
किसान वर्ग के लिए समर्पित होगा। हर वर्ग को छूता हुआ बजट इस बार देखने को मिलेगा। सोचती हूँ कि हर सरकार का बजट जो है वो विकासोन्मुख होता है और हमारी सरकार का भी बजट जो है वो मातृ शक्ति को समर्पित होता है, युवाओं को समर्पित होता है, हमारे वरिष्ठजनों को समर्पित होता है और हमारे किसानों को समर्पित होता है, हर वंचित वर्ग को समर्पित होता है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो उसको लेकर बजट में व्यवस्था होती है और हमारे गरीबों का किस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन हो उसकी व्यवस्था होती है। तो बजट पूरी तरीके से हर वर्ग को छूता हुआ समावेशी बजट आप हम सब लोग देखेंगे और निश्चित रूप से ये बजट जो है सरकार के 2025-26 का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये बजट आप हम सब देखेंगे और मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक बजट होगा। हम एक दौर यूसीसी के उससे भी एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ में हम लोग गुजरे हैं, तो आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि और भी हिस्टोरिकल निर्णय जो है अपने बजट सेशन में हम देखेंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के इस बयान के बाद बढ़ेंगे आगे। उधम सिंह नगर में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स के 11वें दिन मनोज सरकार स्टेडियम में हैंडबॉल के लीग मैचेस हुए। अब देखिए, खेल मंत्री रेखा आर्य ने स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। हरियाणा ने शानदार खेल दिखाया, 46-16 से जीत दर्ज की। हिमाचल ने एक तरफा मुकाबले में 45-6 से जीत हासिल की। वहीं रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने 23-22 से जीत दर्ज की। कड़े मुकाबले में दिल्ली ने 31-30 से राजस्थान को हराया। खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ यहाँ खेल दिखाया। इससे दर्शकों को रोमांच चरम पर दिखाई दी। ये नेशनल गेम का हैंडबॉल की शुरुआत करने का आज यहाँ पर मौका मिला है। निश्चित रूप से हमारे विभिन्न राज्यों से आए हमारे खिलाड़ी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो आज सबसे संवाद भी हुआ है। एक अच्छी शुरुआत यहाँ से हो रही है। आने वाले समय में भी इस प्रकार के इवेंट्स यहाँ पर होते रहेंगे। ये आज के इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है। मैंने सभी खिलाड़ियों को आज शुभकामनाएं दी है और हमारे उत्तराखंड खिलाड़ियों से ये अपेक्षा करी है वो खेलने के साथ में गोल्ड मेडल लेकर आए, ताकि जो है हैंडबॉल का भी भविष्य आने वाले समय के लिए, आज वो राष्ट्रीय स्तर पे है, कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी और प्रदेश के लिए भी जो है हम सबको गौरवान्वित करने का एक अद्भुत क्षण उनके द्वारा प्राप्त हो सकता है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल जारी हैं और पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में अत्यधिक मेडल जीते हैं, सफलताएं प्राप्त की। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार के खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों का लगातार बेहतरीन प्रदर्शन जारी है और अभी उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में 7वें पायदान पर है और समापन होने तक उत्तराखंड टॉप 5 में हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राशि पहले ही तय कर दी गई थी। गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने वालों को 8 लाख और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को भी 6 लाख की नगद राशि दी जाएगी। वहीं अब तक 37 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी राज्य सरकार ने दी है और आगे भी खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम सरकार करेगी। इस प्रकार से प्रदेश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमें 7वें पायदान पे लाके आज हम लोगों को गौरवान्वित किया है और जिस प्रकार से लगातार मेडल जीतने का क्रम बना हुआ है, तो मुझे तो भरोसा है कि हम प्रथम 5 में जो है हम निश्चित रूप से हम 14 तारीख तक में या 13 तारीख में हम जरूर उस अंक को भी हम लोग हासिल करेंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ कि यही रिजल्ट पाने के लिए वो निर्णय सरकार ने बहुत पहले ही कर दिए है। नगद इनाम धनराशि, गोल्ड मेडल लाने पे 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने पे 8 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लेके आने पे 6 लाख, तो ये निर्णय तो हम पहले ही कर चुके हैं। आउट ऑफ 10 जॉब हम 37 लोगों को दे चुके हैं, अब आने वाले समय में देंगे। 4% रिजर्वेशन हम स्पोर्ट्स प्लेयर को हम लोगों ने व्यवस्था बना दी है, तो वो लगातार गतिमान है। तो हमने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा है जिसके कारण से खिलाड़ी को कल को किसी भी प्रकार को अपने भविष्य के निर्णय को लेकर कोई दिक्कत खड़ी हो या उन्हें अन्य स्टेट का रुख करना पड़े, ऐसा हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। हमने खिलाड़ियों के लिए सारे दरवाजे जो है उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी की सरकार ने खोल के रखा हुआ है। उनका भविष्य खेल के क्षेत्र में बेहतरीन हो और यहाँ वो बेहतरीन
परफॉर्मेंस दें, बेहतरीन बच्चों को तैयार करें। ये इतना सारा इंफ्रा हम लोगों ने बनाया है, ये इंफ्रा इन्हीं बच्चों के लिए बनाया है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं हमारे बच्चे आने वाले समय में जो है आज नेशनल खेल रहे, कल इंटरनेशनल खेले। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है हमारी जो लेगेसी प्लान भी और उनका भविष्य का प्लान भी हमारे पास बना रखा है। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि 14 तारीख तक में सारी स्थितियां स्पष्ट होते हुए उत्तराखंड अपने बेहतरीन अंक को प्राप्त करे और उसके बाद में हम लोग खिलाड़ियों को जैसा उनका सम्मान है उस सम्मान हमको देने में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बढ़ेंगे आगे हल्द्वानी लाल कुआं में गौला नदी से हो रहे अवैध खनन की बात, क्योंकि यहाँ वन विभाग की सख्ती से कानून माफियाओं में खनन माफियाओं में बेसिकली हड़कंप मच गया है और गौला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी की अगुवाई में अवैध खनन रोकने के लिए वन विभाग की 3 टीमें लगातार निगरानी भी कर रही हैं। वन विभाग की टीमों ने बीते 1 महीने में करीब 2 दर्जन से अधिक घोड़ा बुग्गी और अन्य अवैध खनन वाहनों को जब्त कर लिया है और उनके स्वामित्व पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वन अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी का कहना है कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, खनन सत्र जो है पिछले माह जनवरी से शुरू हो चुका है और हम लोगों ने जो है निरंतर अवैध खनन को लेकर के भी 3 टीमें गश्ती के लिए बनाई गई हैं और जब अभी लाल कुआं डिवीज़न जो खनन क्षेत्र है वहाँ अभी गाड़ियाँ नहीं चल रही है। हल्द्वानी डिवीज़न की गाड़ियाँ चल रही हैं, जो 5 गेट हैं निरंतर चल रहा है और उसमें से हमने जो है जो अवैध खनन में जो घोड़ा बुग्गी हैं वो लगभग 25-30 बुग्गियाँ पकड़ी हैं और उसमें से अब जो अभी जब्त की गई हैं वो तभी छोड़ेंगे जो मुआवजा आएगा। उनका केस तारीखों में लगेगा, उसके बाद वो छूटेंगे तो जो मुआवजा आएगा तो उसके बाद उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि कितना जुर्माना आया है। अभी तो सब जमा ही है और नीचे को जो है नदी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में जो है निरंतर हमारी रात और दिन 24 घंटे में 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 टीमें लगी पड़ी हैं, वो गश्त कर रही हैं और जहाँ कहीं भी सूचना मिलती है वहाँ तत्परता से हमारी टीम जा रही है और पूर्ण नियंत्रण है। और अभी गेट पूर्ण रूप से नहीं खुले हुए हैं, आधे गेट लगभग खुले हैं, 3 बुग्गी गेट है और 5 जो है वाहन गेट खुले हुए हैं। अवैध खनन अगर मिलता है, कहीं सूचना मिलती है तो अवैध खनन के खिलाफ जो है त्वरित हम एक क्विक एक्शन जो टीम हमारी है वो लगातार बनी रहती है। तो इसी के साथ ही अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।